गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आज 14 सितंबर है। सभी छात्र व छात्राओं को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, परंतु इस वैश्विक महामारी के चलते हुए आज हम अपने ही वीडियो के माध्यम से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 कृतिका जार्ज पंचम की नाक। जो पाठ है जार्ज पंचम की नाक, ये कमलेश्वर के द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इस कहानी के में जो नाक है वह जब भी हम देखते हैं सारे मुहावरे हो चाहे लोकोक्तियाँ हो, सब किस पर संबंधित है? नाक। नाक समाज में इज्जत, मान, प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। हम आज स्वतंत्र होने के बाद भी मानसिक रूप से विदेश अंग्रेजों के गुलाम हैं। आज भी बहुत सारे हुक्काम हैं, अधिकारी हैं, वह अंग्रेजों के रहन सहन, उनके तौर तरीकों को मानते हैं और मानसिक रूप से आज भी उनके गुलाम बने हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जो शहीद बालक बच्चे थे, उन सब के नाक को का मान सम्मान डुबोने के लिए, उनका मान सम्मान कम करने के लिए जार्ज पंचम की नाक को अधिक बड़ा माना है और वो उसका भी बलिदान देने के लिए तैयार है। पहले हम थोड़ा सा पाठ के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित हैं, जिसमें नाक कटना और नाक काटना प्रमुख है। नाक कटना मान सम्मान कम हो जाना, प्रतिष्ठा कम हो जाना। नाक कटना किसी के मान सम्मान को ध्वस्त कर देना या उनको कम करना। इसी मुहावरे का अर्थ का विस्तार करते हुए इस व्यंग्यात्मक उपयोग किया गया है। कमलेश्वर ने जार्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है कि आज आज़ादी मिलने के बाद भी बहुत सारे जो लोग हैं वह आज भी मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम हैं। अपने कथ्य में सफल यह कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को तो रेखांकित करती है, साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है कि जो पत्रकारिता, जो समाचार पत्र हैं, उन्हें एक व्यवसाय के रूप में मान लिया गया है। उसके विरोध, उस पर का भी विरोध किया है। और साथ में हमारे भारतीय समाज में या हमारे समाज में दैनिक जीवन में समाचार पत्रों का क्या महत्व है, समाचार पत्र हमारे जीवन में किस प्रकार का योगदान देते हैं, उसको भी दिखाया गया है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर एक सफल पत्रकार के रूप में भी यहाँ देखे जा सकते हैं। हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। जार्ज पंचम के नाक। जार्ज पंचम के नाक पाठ पढ़ने से पहले मैं पाठ का थोड़ा सा सार बता देती हूँ। पाठ जार्ज पंचम की नाक। जार्ज पंचम की नाक, इस जार्ज पंचम की एक लाट है, मूर्ति है, प्रतिमा है, जो इंडिया गेट के सामने लगी हुई है। बुद्ध की जो प्रतिमा है, लाट है, खंबा है या मूर्ति है, उसके नाक अचानक गायब हो जाती है। रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आती है और उनके भारत आगमन के लिए सारी तैयारियां की जाती है, लेकिन एकाएक जार्ज पंचम की जो नाक है, मूर्ति की नाक अचानक गायब हो जाती है। इससे सारे अधिकारियों में खलबली मच जाती है। उस मूर्तिकार को बुलाया जाता है जिस मूर्तिकार ने जार्ज पंचम की नाक को, जार्ज पंचम की मूर्ति को बनाया था। कलाकार थोड़ा निर्धन होने के कारण, पैसे से लाचार होने के कारण अथक प्रयास करता है, पहाड़ों से पत्थर खोजता है, सारी खानों को, सारी सबको खंगाल मारता है, पुरातत्व विभाग की फाइलों को देखा जाता है, लेकिन जार्ज पंचम की नाक का कहीं और छोर नहीं मिलता है। जितने भी क्रांतिकारी हैं, कि जितनी भी अपने स्वतंत्रता सेनानी हैं, क्रांतिकारी हैं, उनकी जितनी भी मूर्तियां लगाई हुई हैं, लाट लगाई गई हैं, उन्होंने सोचा कि उनकी मूर्तियों की नाप ली जाए और जो जार्ज पंचम की नाक के अगर बराबर है तो उसको हटाकर जार्ज पंचम के नाक पर लाट पर लगा दिया जाए।
लेकिन किसी भी क्रांतिकारी के स्वतंत्रता सेनानी की नाक उनसे सटीक नहीं बैठती है। और शहीद बालकों की नाक भी टटोली जाती है, लेकिन जाट पंचम की नाक उनकी नाक से कहीं बड़ी है और शहीदों की नाक से छोटी है। आखिरकार में हुक्कामों द्वारा, अधिकारियों के द्वारा बैठक की जाती है और एक बहुत ही अमानवीय घटना घटित की जाती है कि जाट पंचम की नाक को, बुद्ध को, मूर्ति को एक जिंदा नाक लगा दी जाए, जो हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है। उसका विरोध किया गया। अखबारों में उस दिन सिर्फ एक बात लिखी गई कि जाट पंचम की लाट को या मूर्ति को क्या दिया गया, नाक लगा दी गई, वो भी जिंदा, लेकिन और किसी तरह की खबरें नहीं थी। तो ये सारा क्या था, उनके द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा उनका विरोध किया गया था। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कौन कौन सी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। रानी के आने की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था कि रानी के आने से पहले उनका जो सेक्रेटरी था, जासूस था, तूफानी दौरा मतलब एक बार देखना चाहता था कि रानी के आगमन पर किसी तरह की किसी समस्या का सामना न करना पड़े। आखिर कोई मजाक तो नहीं था। जमाना चूंकि नया था, फौज पाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। फौज पाटे की पहले जब जो शाही या राजा महाराजा निकलते थे तो क्या किया जाता था, फौज साथ चलते थी, सैनिक साथ चलते थे, लेकिन अब वो जमाना नहीं था। अब क्या चलते हैं, मीडिया साथ चलती है, फोटोग्राफर साथ चलते हैं। इंग्लैंड के अखबारों की कतर ने हिंदुस्तान के अखबारों में दूसरे दिन चिपके नजर आती थी कि जो पहले इंग्लैंड में छपता था वो अगले दिन वही खबरें कहाँ छपती थी, हिंदुस्तान के अखबारों में छपी हुई दिखाई देती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्का नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है कि करीब 400 पाउंड का खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी। अब यहाँ पर देखो, हमने पढ़ा है कि ये जो मीडिया है, जो समाचार पत्र है, यहाँ पर उनका कौन सा रूप देखा गया है, व्यवसायिक रूप देखा गया है। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। नौकर, बावर्ची जो खाना बनाने वाले होते हैं, रसोई, अंगरक्षक जो रक्षा करने वाले होते हैं, सैनिक। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों की तस्वीरें भी अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी। यानी शंख की रानी के आने की आगमन की जो तैयारियां हैं वह इंग्लैंड से लेकर भारत तक हो रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के आगे उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा तो बेखास्ता मुंह से निकल गया। बेखास्ता का अर्थ होता है स्वाभाविक, बेखास्ता। मुँह से निकल गए। वह आए हमारे घर खुदा की रहमत। कभी हम उनको कभी हम अपने घर को देखते हैं और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगता है। काया पलट होना, सब कुछ बदल जाना, मुहावरा है काया पलट होना, बदल जाना। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीन होते हैं कोमलांगी, जैसे एक सुंदर स्त्री की जो सड़कें टूटी फूटी हुई थी, जो इमारतें जर्जर अवस्था में पहुंच गई थी, उन टूटी फूटी इमारतों को
टूटी फूटी इमारतों और सड़कों को क्या किया गया, नवनिर्माण किया गया, उनको रंग पेंट किया गया। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा सॉरी, लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। जॉर्ज पंचम, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ होने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। यानी जॉर्ज पंचम की जो बुद्ध है, जो प्रतिमा है, उसकी नाक वहाँ से वहाँ पर नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण दिए थे, गर्मा गर्म बहसें हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात की थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। कि जब दिल्ली में जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगाई गई थी, मूर्ति लगाई गई थी, तो वहाँ पर कहा गया था कि जॉर्ज पंचम की जो लाट है उसके लाट पर नाक रहने दी जाए या उसे हटा दी जाए। इसके लिए बहुत सारे आंदोलन हुए थे। राजनेता थे, उन्होंने आपस में किसी ने विरोध किया था, किसी ने समर्थन किया था। इसके लिए वाद विवाद हुए थे। कुछ ने बहुत लंबे चौड़े और जनता के सामने भाषण दिए थे। अखबार के पन्ने रंग गए थे। अखबार के पन्ने रंग जाना मतलब जब रोज जो बातें होती थी उसी बातों को अखबारों में उतारा जाता था। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ होती है, यानी वो पक्ष में भी होते हैं और विपक्ष में भी होते हैं। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। हथियारबंद जो लोग हैं, पहरेदार, वो मतलब जो हथियार लेकर, मतलब उसकी कड़ी सुरक्षा कर दी गई थी। क्या मजाल कि उनकी नाक तक कोई पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन पर लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। मतलब ऐसी नाकें खड़ी थी जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए थे, मतलब जिनकी का विरोध किया गया था। ऐसी प्रतिमाओं को, ऐसी मूर्ति को, ऐसी लाट को क्या अजायब घर में पहुंचा दिया गया था। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध भी होता रहा है। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और नाक चली गई। मतलब इतना इंतजाम होने के बाद भी क्या हुआ कि जो नाक है, बुद्ध की नाक, लाट से, मूर्ति से, जॉर्ज पंचम की जो लाट है उससे उनकी क्या हो गई, नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे, अगर ये नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। कि जब रानी एलिजाबेथ आएगी और वो देखेंगी कि जो जॉर्ज पंचम की लाट है उस पर क्या नहीं है, नाक नहीं है, तो कि हमारी भी जो नाक है वह कट जाएगी, हमारा भी मान सम्मान कम हो जाएगा। इसी चिंता में सभी लोग लगे हुए थे। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए। यह तय हुआ कि हर हालत में नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते हुए ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। मैंने बताया था कि पैसे से लाचार था, यानी वह थोड़ा निर्धन था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी उनके चेहरों पर। कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। मतलब सभी के चेहरे क्या थे, परेशान थे कि अब जब रानी आएंगी और उस समय ही क्या न हो कि जो जॉर्ज पंचम है उसके नाक पर, लाट पर नाक नहीं। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। मतलब वह पूछ रहे हैं कि जो मूर्तिकार, जब ये जो लाट बनी थी यह कब और कहाँ बनी थी और इसका पत्थर कहाँ से लाया गया था। वो कलाकार था तो वो सोच रहा था कि उस पत्थर की पहचान करके वह उसी तरह की नाक बनाकर उसके लाट पर चिपका देगा।
सब हुक्कामों ने एक तरफ दूसरे की तरफ ताका, एक दूसरे की नज़र से दूसरे को कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। यानी उन्होंने कोशिश की कि उस समय का पता लगाया जाए कि लाट कब और कहाँ बनी थी और उसके लिए पत्थर कहाँ से आया था। इसलिए उसको पुरातत्व विभाग की सारी फाइलों को खोजा गया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप है। पूरी तरह से किसी की जिम्मेदारी ले लेना। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के पहाड़ पर हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर निकाल लाऊंगा। क्योंकि क्या उसी किस्म का पत्थर नहीं मिलने के कारण उसने हौसला ढांढस बंधाया। मूर्तिकार ने कहा कि आप परेशान मत होइए, उस पत्थर की खोज करने के लिए मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और उस पत्थर की खोज कर लूँगा जिस पत्थर से जॉर्ज पंचम की नाक बनी हुई है। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व में कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं है। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी हुई है कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो चीज़ के लिए मुश्किल हो, जो के लिए नाकामयाबी हासिल हो। ज़रूरत खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों, देखो यहाँ पर व्यावसायिकता दिखाई गई है। पहले बताया गया कि समाचार पत्रों का व्यावसायिक रूप भी है ये, कि जो भी सभापति ने भाषण दिया वो भी अखबार में छप गए। जब जॉर्ज पंचम की नाक और लाट पर नाक लगानी थी तो तब भी जो बहसें होती ही थी आपस में, जो सरगर्मी शुरू होती थी, जो वाद विवाद होते थे, वो भी अखबारों में छपे जाते थे। रानी एलिजाबेथ जब भारत आ रही थी तो उनके आगमन की जो तैयारियां इंग्लैंड में जोर शोरों से हो रही थी, वो सारी खबरें भी हिंदुस्तान के समाचार पत्रों में छप रही थी। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। एक दिन वह हताश लौटा, उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर कैसा है? विदेशी है। ये उसने जो मूर्तिकार था उसने कहा था कि मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और उसी किस्म का एक पत्थर ढूंढकर जरूर लाऊंगा जिस किस्म का जॉर्ज पंचम की नाक बनी हुई है। लेकिन वह भी क्या हुआ, हताश होकर लौटा, निराश होकर लौटा, क्योंकि उसने सब खोजबीन की, खूब को खोजा, लेकिन उस तरह का कोई भी पत्थर नहीं मिला। सभापति ने तहस में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? यानी जब हम सारी चीज़ों को, विदेशों की से इंग्लैंड की सारी चीज़ों को, विदेशी सारी चीज़ों को अपना चुके हैं, तो ऐसा क्या है कि जो विदेशी जो पत्थर है वह हिंदुस्तान में क्यों नहीं मिल रहा? मूर्तिकार चुप खड़ा था, सहसा उसकी आंखों में चमक आई। उसने कहा, एक बात कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर यह अखबार वालों तक नहीं पहुँची। सभापति की आंखों में चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी, अगर इजाज़त हो तो आप सब लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है जिसके नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लिया जाए। मैंने बताया था पाठ के शुरू में, पाठ के सार में, कि वो क्या करते हैं कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको का मान सम्मान भी कम करने के लिए एक विदेशी मूर्ति की लाट को या एक विदेशी मूर्ति को नाक लगाने के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी, जो क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने अपने भारत को आज़ाद कर, अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना योगदान दिया था, उन क्रांतिकारियों की प्रतिमाओं से भी नाक उड़ा लेने की बात की है। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण के लिए बदहवासी के बाद खुशी
तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप लेकर उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई मतलब वह चारों क्षेत्रों में जाता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जहाँ जहाँ हर दिशा में जहाँ क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया था। तो वो जब दक्षिण में जाता है तो दादा भाई नौरोजी, क्योंकि महाराष्ट्र में है मुंबई, भोसले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गुजरात जाकर उसने किस किस को देखा? गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की ओर बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ वह उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय के लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों को दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह के लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने बड़ी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा मतलब भ्रमण कराया, सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक सबसे 21 नाक से सब बड़ी निकली। यहाँ मतलब उसने पूरे भारत देश का भ्रमण किया, सभी क्रांतिकारियों की नाकों को टटोला, और करने के बाद भी उसने कहा कि सभी क्रांतिकारियों सबकी जो है नाक है वह जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग किया है कमलेश्वर ने। उसने कहा है कि उन सब क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों का मान सम्मान, जो इज्जत है, वह जॉर्ज पंचम की नाक से कहीं बड़ा है। जॉर्ज पंचम की नाक से नाक बड़ी होना है, मतलब उनका पद ऊंचा होना, उनका स्थान ऊंचा होना, उनका योगदान ऊंचा होना, उनका मान सम्मान अधिक होना। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझुलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है, शायद बच्चों की नाक की फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहाँ भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाक भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। बताइए मैं क्या करूं? मूर्तिकार ने फिर कहा कि सन 1942 में जो बिहार में जो बालक शहीद हुए थे, उन शहीद बालकों की बच्चों की क्या प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ पर देखो कि मतलब यहाँ पर हर चीज को जॉर्ज पंचम से कहीं ऊंचा दिखाया गया है कि जो छोटे बच्चे सन 1942 में जो शहीद बच्चे हुए थे, उनकी मूर्तियों से नाक भी क्या होती है? बड़ी। उनकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है, यानी उनकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक के बराबर नहीं है। आगे देखिए, राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। मतलब उसको भी रंग पेंट किया गया, चमका दिया गया, बिल्कुल नया रूप दे दिया गया। बात फिर बड़े उकामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो रानी का स्वागत करने का मतलब क्या? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। यानी उन्होंने कहा कि ऐसे तो हमारी नाक कट जाएगी, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है 40 करोड़ में से एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। 40 करोड़ भारतीय जनसंख्या के ऊपर बताया गया है। भारत की जनसंख्या में से कह रहे हैं कि 40 करोड़ लोगों में से किसी एक की नाक अगर जॉर्ज पंचम की नाक पर ठीक बैठ जाए तो उसकी जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। ऐसा जो मूर्तिकार है उसने अपना सलाह दी, मशवरा दिया। बात के साथ भी ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाना, भूचक्का रह जाना, घबरा जाना और धीरे से बोला, क्या आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई।
अखबारों में सिर्फ इतना छपा था कि नाक का मसला हल हो गया है, मसला हल हो जाना, जो मामला चल रहा था वह सुलझ जाना। और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जार्ज पंचम की लाट के नाक लग रही। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई, गीली मिट्टी जो लगी रहती है उसको हटाया गया, कीचड़ वगैरह, ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई गई थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी कि मतलब जो जार्ज पंचम की नाक है उसकी लाट जिंदा नाक लगाई जा रही है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जनता क्या कर देती, उसका विरोध कर देती, आंदोलन हो जाते। सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हाल से परेशान था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी और वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए, यानी उसे पैसे की जरूरत थी, उसके पैसे की पूर्ति कर दी गई। और वह दिन आया, जार्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जार्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई भी पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन इसके अखबारों में एक बात और गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी कोई उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुध के लिए। यानी उन्होंने सामूहिक रूप से अखबारों ने क्या किया, इसका विरोध किया। एक अखबार नाक लगने की खबर तो छपी, लेकिन उस दिन और जो खबरें थी वह नहीं छपी। जैसे कि हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि समाचार पत्रों में क्या छपा रहता है, किसी के उद्घाटन समारोह का, किसी का फिर उद्घाटन हुआ, कहीं सार्वजनिक सभाएं हुई, कहीं पर फीता काटा गया, तो इस तरह की जो खबरें थी वो नहीं छपी। तो यहाँ सामूहिक अखबार वालों के द्वारा समाचार पत्रों ने इस अमानवीय घटना को क्या किया, उसका सामूहिक रूप से विरोध किया। और उस दिन उन्होंने इस खबर के अलावा कोई भी एक दूसरी खबर नहीं छापी। ये था हमारा पाठ जार्ज पंचम की नाक, जो एक व्यंग्यात्मक कहानी थी। तो इस पाठ की वीडियो को आप पढ़ना है। डाउट क्लास में सभी प्रश्नों को रिवाइज किया जाएगा, सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे और वीडियो के नीचे आपको क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे। आपको इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है, दिए गए प्रश्नों को हल करना है और जिस भी प्रश्न का कोई भी डाउट होगा उसे डाउट क्लास में क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।